शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। प्रायद्वीपीय पठार का मैप हम कंटिन्यू देख रहे हैं। अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पठार के हम सबसे पूरब और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का एक हिस्सा ये है। यहाँ पर पूरब की तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है। यदि हम असम तरफ जाते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम में जो इंडियन प्लेट है इसके उत्तर पूरब दिशा में खिसक गई। इंडियन प्लेट क्या काम करी, इधर से इधर खसक गई। अब क्या हुआ, राजमहल की पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश गांठी बन गई और इससे ये वाला जो हिस्सा था कैसा हो गया, अलग हो गया। ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसी के चलते चलते यहाँ पर एक घाटी बनी और ये हिस्सा अलग हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि जो इंडियन प्लेट है ना वो उत्तर पूर्व की तरफ खसक गई थी। बाद में ये नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। अब ये जो हिस्सा था खाली स्थान, नदी अपने साथ में मिट्टी बहा बहा के लाते गई और इस एरिया को फिल करती गई। आज हम देखेंगे मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बी एंगलांग पठार है वो अलग क्यों हुए हैं? इसी कारण से अलग हुए हैं, प्लेट के मूवमेंट से। इसमें आवास करने वाली जो जनजातियां हैं, ट्राइबल हैं, उनके आधार पर ही मेघालय के पठार को हमने 3 भाग में बांट दिए हैं। गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। ये है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। मेघालय के पठार की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे छोटा नागपुर का पठार है, इसी तरह मेघालय के पठार पर भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने का पत्थर, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो बारिश है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसी के रिजल्ट स्वरूप मेघालय का पठार एक काफ़ी अपर्दित भूतल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पानी गिरते रहता है। पानी के चलते चलते अपर्दन यहाँ पर होते रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं पीआईबी की न्यूज़। तो पीआईबी की जो पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है चुनाव आयुक्त से रिलेटेड, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से संबंधित। अरुण गोयल बन गए हैं नए चुनाव आयुक्त, ठीक है। इससे संबंधित ये न्यूज़ आई है। तो अरुण गोयल ने 21 नवंबर को पदभार संभाल लिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक जानकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। उससे भी पहले हमें समझना है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये निर्वाचन कराने का काम करता है। तो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये एक परमानेंट संवैधानिक बॉडी है। इसको संविधान में पहले से ही स्थान दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें सबसे ऊपर होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके साथ साथ में और भी 2 रहते हैं इसकी सहायता के लिए। इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल तक की उम्र तक ये सेवा दे सकते हैं, जो भी पहले हो जाए। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी 6 साल तक सेवा देंगे या फिर 62 वर्ष की उम्र तक वो अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज में थोड़ा सा फर्क रखा गया है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब तक रहेगा? 65 साल की उम्र तक, और जो अन्य हैं वो 62 साल की उम्र तक रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही सैलरी मिलती है। लगभग आप समझ लीजिए 90,000 रुपया मंथली इनको मिलता है।
शुरू शुरू में जब ये आयोग बनाया गया था तो इसमें एक ही व्यक्ति हेड रहता था, मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी के 2 लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन फिर अक्टूबर 1993 में 1993 में इसको 3 सदस्य वाला आयोग बना दिया गया, मतलब एक ऊपर रहेगा, उसके 2 नीचे रहेंगे। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, समझने की दृष्टि से यदि हम देखें तो। वहीं निर्वाचन आयोग के काम की यदि हम बात करें, पहले नंबर की बात यह है जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका परिसीमन करना, इसके अलावा मतदाता की सूची तैयार करना, कई सारे राजनीतिक दलों को मान्यता प्रोवाइड करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना, इसके अलावा चुनाव करवाना और आचार संहिता लागू करवाने का काम भी निर्वाचन आयोग ही करता है। और निर्वाचन आयोग किसके अंडर में चला गया है? चुनाव आयुक्त के अंतर्गत काम करता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसको हम डिस्कस करना भूल गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी जो सैलरी होती है भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसके अलावा एक बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है और ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये दोनों एकदम समझ लीजिए आप लेवल के होते हैं, बराबरी के होते हैं, मतलब कि इनका जो दर्जा है मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है। अरुण गोयल के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने श्री अरुण गोयल को उनकी नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया और बधाई दिया था। इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। तो राजीव कुमार नेपाल में चल रहे राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आजकल नेपाल में हैं। चुनाव आयोग में उनका स्वागत करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि गोयल का विशाल और विविध एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाने वाला है। अरुण गोयल IAS हैं, ये पंजाब कैडर के 1985 बैच के। कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? देखिए, चर्चिल कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड से विशिष्ट योग्यता के साथ अर्थशास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर किया था। MSc गणित किए हैं। भारत सरकार में कौन कौन सी पोस्टिंग रही, कब से कब तक? सचिव के रूप में भी काम किए थे उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय में 2020 से 2022 सचिव रहे। और इनकी शुरुआत की यदि हम बात करें तो 1993 की क्या रहे थे ये? चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया था कलेक्टर भटिंडा में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का निर्माण किया गया है, उससे संबंधित। गोवा शिपयार्ड में तटरक्षक के 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत, मतलब पानी में जो जहाज चलते हैं ऐसे जहाज बनाए गए हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल के रूप में काम करेंगे। इसकी कील रखी गई है। MSME समेत जो स्वदेशी कंपनियां हैं यहाँ से उपकरण और प्रणालियों की सोर्सिंग ली गई है। देश की मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता के अनुरूप में ही हमारा देश चाहता है, सरकार चाहती है कि किसी भी चीज़ का निर्माण हम अपने देश में ही करें। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या काम किया है, 21 नवंबर 2022 को गोवा शिपयार्ड में, कंपनी का क्या नाम है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पर 2 तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत जिनका नाम रखा गया है GSL यार्ड 1267 और 1268 की नींव रखी गई है। तो ये जो 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज हैं इनको गोवा शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जिनकी क्रमशः फरवरी 2025 और अगस्त 2025 तक आपूर्ति की जाएगी। कब कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया है। तो इसमें कील लेइंग एक वर्ड यूज़ किया गया है। कील लेइंग के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि इसका जो काम है वो चालू हो जाता है, जो कि बिल्डिंग बर्थ पर जहाज़ों के ढांचे को खड़ा करने की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। कील लेइंग का क्या मतलब होता है? जो बिल्डिंग बर्थ है इसमें जहाज़ के ढांचे को हम खड़ा करना चालू कर दिए हैं, इसको बोलते हैं कील लेइंग। अब ये जो जहाज़ बनाए जा रहे हैं इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके साथ साथ में काफ़ी सेंसिटिव प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं। दिशा निर्देश के लिए नेविगेशन सिस्टम है, संचार के उपकरण हैं, सेंसर लगे हैं, मशीनरी से लैस
ये जहाज बनाए जा रहे हैं। जहाज प्रदूषकों की रोकथाम, जहाज प्रदूषकों को रोकना है, वसूली, पृथक्करण और फैलाव के लिए समर्पित तेल रिसाव प्रतिक्रिया संचालन में ये सक्षम होंगे। इसके साथ साथ में इस जहाज में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के साथ बहुत सारी चीज़ें लगाई जाने वाली हैं। इसमें 2 फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म भी है। ये क्यों लगाया गया है? गति के दौरान तेल रिसाव को ये रोकता है। इसका क्या नाम है? फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग। फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म इसमें क्यों लगाया है? ताकि यदि हम स्पीड में चला रहे हैं नाव तो उस टाइम में तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए। तो जहाज़ों में एक सॉफ्टवेयर, बढ़िया सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जटिल तेल रिसाव पैटर्न के प्रसार की भविष्यवाणी करने में सहायता करेगा कि क्या फ्यूचर में कोई तेल रिसाव हो सकता है। इसके साथ साथ में डायनेमिक पोजीशन सिस्टम लगा है इसमें, ताकि जहाज सटीक रूप से जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पर भी हम इसको संचालन कर सकें, इसको चला सके हमारे देश की कोस्ट गार्ड, ऐसा भी इसको बताया गया है। इसके साथ साथ में इस पोत को 300 टन प्रति घंटे की दर से सबसे हल्के से सबसे अधिक चिपचिपी तेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा आग वगैरह से भी बचाने का काम ये करेगा, मतलब आग वाग लगती है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रमुख न्यूज़ जो कि द हिंदू में छपी हैं। तो द हिंदू में फॉरेन वाले पेज पर यदि हम जाते हैं तो कतर और चाइना के रिलेशन को बताते हुए एक न्यूज़ आई है। कतर के मैप से ही हम द हिंदू की शुरुआत करते हैं। नक्शा आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ये कतर का मैप है, ठीक है। पर्सियन गल्फ में इसकी लोकेशन पड़ती है। सऊदी अरबिया से इसका दक्षिण वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये हो गया कतर और इसकी राजधानी हो गई दोहा। दोहा किस तरफ पड़ता है? आपका पूर्वी तट पर पड़ता है। यदि हम कतर के नॉर्थ की तरफ बढ़ें और पश्चिमी तट की तरफ जाएं तो क्या पड़ता है? बहरीन पड़ता है। ये तो थी कतर की लोकेशन। ये वाले गूगल मैप पर भी आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है पूरा आपका सऊदी अरब हो गया, ठीक है। इस तरफ यदि हम जाते हैं पूरब की तरफ में नीचे साउथ में तो आबू धाबी पड़ जाता है और ये कतर हो गया। न्यूज़ की यदि हम बात करें, कतर और चाइना ने साइन किया है विश्व का सबसे लंबी गैस पाइपलाइन सप्लाई की डील पर। कतर एनर्जी ने अनाउंस किया है 27 साल के लिए 27 साल का नेचुरल गैस सप्लाई डील। किसके साथ में? चाइना के साथ में, मंडे के दिन। इसको नाम दिया जा रहा है लॉन्गेस्ट एवर सीन। अभी तक ऐसी इतनी लंबी गैस पाइप सप्लाई हम कहीं नहीं देखने को मिली। एज इट स्ट्रेंथन टाइज विथ एशिया एट ए टाइम व्हेन यूरोप इज स्क्रैम्बलिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस। अब ऐसे टाइम में चाइना अपने रिलेशन को मजबूत बना रहा है, वो भी गैस की सप्लाई को लेकर के। क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप में रेट बढ़ा हुआ है युद्ध के चलते चलते। यूरोप क्या कह रहा है कि हम रसिया से माल नहीं खरीदेंगे, तो अब फिर कहाँ जाओगे? महंगाई तो बढ़ना ही है। और ऐसे टाइम ने चाइना ने ऐसा गेम खेला है कि कतर के साथ में उसने सौदा कर लिया 27 साल का। तो स्टेट एनर्जी कंपनी क्या काम करेगी? ये भेजेगी 4 मिलियन टन लिक्विड वाली नेचुरल गैस सालाना। हर साल कितना? 4 मिलियन टन फ्रॉम इट्स नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट। इसके लिए कंपनी ने एक अलग से प्रोजेक्ट तैयार करी है, नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट। यही प्रोजेक्ट देगा सप्लाई किसको? चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन को। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं चाइना और जो कतर का रिलेशन है काफ़ी यहाँ पर गहरा रहा है। ये जो डील है, ये डील कह रही है कि ये जो लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई एग्रीमेंट है, यदि हम पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे एलएनजी की हिस्ट्री में, तो सबसे लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई मानी जा रही है। एशियन कंट्रीज जिसका लीडर हो गया है चाइना,
जिसको लीड कर रहे हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ये मेन मार्केट माने जाते हैं कतर की गैस के, विच इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग सॉल्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज सिंस रशियंस इन्वाजन ऑफ यूक्रेन। और इन लोगों ने डिमांड तब से बढ़ा दी है जब से क्या काम हुआ है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चला है। वहीं यदि हम बात करें नेगोशिएशंस की, किसके साथ साथ में, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में, हैव स्ट्रगल्ड एज जर्मनी एंड अदर हैव बाक्ड एट साइनिंग द सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डील मेड विथ एशियन नेशंस। लेकिन क्या है, इतना ज़्यादा कहीं और पर ये लोग भरोसा नहीं करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़। नॉर्थ फील्ड की यदि हम बात करें तो ये क्या है, एकदम सेंटर में पड़ जाती है कतर के एक्सपांसन वाले एरिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन बाय मोर देन 60% से लेकर के 126 मिलियन टन ए ईयर बाय 2027। ये क्या है, अपने गैस प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाने वाला है। तो चाइना जो है पहली कंट्री बन गया है टू सील ए डील फॉर नॉर्थ फील्ड ईस्ट। नॉर्थ फील्ड ईस्ट के साथ में सौदा करने वाला चाइना पहला देश बन गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो बिजनेस एंड आइडिया वाले पेज से देखने वाले हैं। तो बिजनेस वाले पेज में न्यूज़ आई है स्लो डाउन को लेकर के। तो स्लो डाउन को समझने से पहले हमें समझना होगा बिजनेस साइकिल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं भारत की कंपनियों के प्रोडक्शन को लेकर के, ठीक है। मान के चल लीजिए भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि उत्पादन कर रही हैं। उत्पादन करने के दौरान उनको कई सारी कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है, जैसे कि उसमें हो सकता है कि डिमांड में उछाल आ जाए, ये भी हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कंपनियां रिकवरी करने लग जाएं। ये सारी चीज़ें चक्र में शामिल हो जाती हैं, एक चक्र बनाती हैं। इसको हम कहते हैं व्यापार चक्र। तो इसी के चक्कर में आरबीआई कहता है स्लो डाउन भी ये जो चक्री बनी हुई है इसका एक कारक है, उसका एक पार्ट है। तो स्लो डाउन हम किसको बोलेंगे, यदि हमारे देश की ऐसी स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी कंडीशन जिसमें जीडीपी की वृद्धि दर में गिरावट आने लग जाए, ठीक है, किंतु अर्थव्यवस्था निम्न गति से वृद्धि करती रहे। जीडीपी जो बढ़ रही थी उसकी बढ़त में कटौती होने लगी, वो कम बढ़ रही है, अब उसकी वृद्धि में गिरावट आ रही है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। इस कंडीशन को हम स्लो डाउन कहते हैं। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर आता है रिसेशन, फिर होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के भी नीचे हो जाता है फिर रिकवरी। तो कॉन्ट्रैक्शन हम किसको बोलेंगे, जब देश की इकोनॉमी की किसी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर, किसी देश की तिमाही की किसी भी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर यदि निगेटिव में चली जाए तो ऐसी स्थिति को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जीडीपी दर से ही हम सब चीज़ को बता रहे हैं। इसके बाद आ जाता है रिसेशन। यदि लगातार 2 तिमाही मतलब 3-3 महीने का जो ग्रुप है उसको हम तिमाही बोलते हैं। यदि 2 लगातार तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर हमारे देश की इकोनॉमी माइनस में चली जाए तो उसको हम मंदी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में मांग में कमी आ जाती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है कि वो कुछ खरीद सके। मुद्रास्फीति दर में गिरावट आ जाती है, मतलब मार्केट में पैसा की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ में रोजगार भी कम हो जाता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ये इसके मेन लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आता है डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं महामंदी या फिर अवसाद। इस स्थिति में मंदी का वातावरण बना रहेगा और अर्थव्यवस्था की स्थिति और भी खराब होती जाती है। यदि कारोबार को बनाए रखने के लिए तेजी से कर्मचारियों की छटनी होने लगेगी, ऐसी कंडीशन में कोई भी क्या काम करेगा, अपने वर्करों को निकालना चालू कर देता, जैसे कि कोरोना के टाइम में हुआ था। इससे बेरोजगार और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, मांग में भी कमी आ जाती है, मुद्रास्फीति में भी अत्यधिक गिरावट होती। अब डिमांड ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति कम ही होना है। इसके अतिरिक्त
सरकार आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण खो देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल एक बार ही 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं 1929 में विश्व को महामंदी का सामना करना पड़ा था 1929 में। इसके बाद फिर रिकवरी होती है, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, अब कैसे भी करके हमको रिकवर करना है। तो इस स्थिति में सरकार क्या काम करती है, प्रोत्साहन के द्वारा अर्थव्यवस्था को उभारने का प्रयास करती है। इसके लिए मौद्रिक और राजनीतिक राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत सेंट्रल बैंक क्या काम कर सकता है, ब्याज दरों को कम कर सकता है। जैसे कि यदि मैंने कहीं से लोन लिया हूँ, मुझे 11% का भी इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो एक काम करेगी सरकार, कहेगी आरबीआई क्या काम करेगा, उसको 11% से 7% कर देगा, तो मेरी जेब में क्या है, एक्स्ट्रा पैसा बचना चालू हो जाएगा। और सरकारी खर्चा में वो वृद्धि करती है, सरकारी योजनाओं में पैसा लगाई, किसी न किसी प्रकार से मार्केट में पैसा फेंका जाता है। ये सारी उपायों का मुख्य उद्देश्य है हमारी जो कंपनियां हैं उनकी स्थिति में सुधार लाना तथा मांग में वृद्धि करना। इस प्रकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में आने लग जाती, इसी को हम रिकवरी बोलते हैं। न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री क्या चाहती है हमारे देश की सरकार से, तो देखिए इंडस्ट्री लोगों का एक ग्रुप है, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उन्होंने सजेशन दिया है सिग्निफिकेंटली कि आप लोअर कर दीजिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट को फॉर इंडिविजुअल अर्निंग अप टू 20 लाख। जो 20 लाख रुपये तक सालाना जो कमा रहा है उसको आप एक काम करिए, इनकम टैक्स उसको कम कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ में क्योंकि जो इन्फ्लेशन का फॉल्स है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है टैक्स पेयर के ऊपर में। लोअर है, मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का असर होता है। तो इंडस्ट्री का कहना है, ठीक है, कि आपको जो है कुछ कुछ उपाय करने होंगे ताकि डिमांड जो है बढ़ सके। ग्लोबल स्लोडाउन का मामला चल रहा है पूरे वर्ल्ड पर। तो इस प्रकार से हम देख लिए हैं कि कैसे करके स्लो डाउन से निपटा जा सकता है, कंपनी लोगों की क्या डिमांड है, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। इसके बाद और कुछ प्रमुख खबरें हम देख लेते हैं। द वर्ल्ड की खबरें तो हम देख ही चुके हैं, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ में। अब ये जो केंद्र सरकार है कुछ स्टैंडर्ड तैयार करना चाहती है ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन जो खरीदी कर रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनियां उनको ही बोला जाता है। जैसे कि अमेजन से कोई माल मंगवा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं आप, या फिर फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो इसको लेकर के कौन कौन से नियम कानून आए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। एक चीज़ यहाँ पर मेनली फोकस की गई है, देख लीजिए, कुछ स्टैंडर्ड बनाना चाहती केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर। ई कॉमर्स कंपनी क्या होती है ना, कि हमेशा कोई भी फ़ोन आप ख़रीदेंगे तो उसमें बढ़िया बढ़िया रिव्यू ही शुरू में दिखाएगा। तो अब जब आप ख़रीद लेते हैं तो देखते हैं कि कैमरा यार इतना घटिया है। तो यही सब बातें, यही सब धोखा से सरकार आपको बचाना चाहती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड तय करना चाहती है, कुछ मानक, कुछ नियम कानून निर्धारित करना चाहती है रिव्यू को लेकर के, ताकि जो ग्राहक लोग हैं वो फ्रॉड से बच सकें। देखिए, शुरू में जो मानक तैयार किए जाएंगे वो वॉलंटरी बेस पर रहेंगे, मतलब कि अमेजन के ऊपर है, वो इसको लागू कर सकती है और नहीं भी कर सकती। लेकिन जैसे ही ये बाद में क्या होगा, इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में ऐसा सरकार का कहना। द फ्रेमवर्क फॉर द स्टैंडर्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको तैयार कौन करेगा, इसको तैयार करेगा BIS। रोहित कुमार सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था मंडे के दिन, ये जो फ्रेमवर्क नियम कानून बनाए गए हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि हम सेफगार्ड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उपभोक्ता के इंटरेस्ट को,
ताकि वो जो है फेक और डिसेप्टिव रिव्यू से बच सकें। ठीक है, डिसेप्टिव रिव्यू उनको ना मिले, गलत सलत जालसाजी रिव्यू जो ये ई कॉमर्स प्लेटफार्म है ना रख देते हैं, उनसे उनको बचाया जा सकते हैं। यदि इसको हम अनिवार्य कर देते हैं तो ये जो वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड है, जिसका टाइटल रखा गया है इंडियन स्टैंडर्ड 19,000/2022 ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू,